नमस्कार छात्रों, मैं हूं चंदन कुमार और फिर से आपका स्वागत है छायावाद पर एक नए वीडियो पर। आज हम लोग छायावाद की काव्यगत विशेषताओं पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने छायावाद की परिभाषा और छायावाद क्या है इस विषय पर बातचीत की थी। आज हम छायावादी काव्य की विशेषता और उसकी प्रवृत्ति पर बात करेंगे। दो चीज़ें समान रूप से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आमतौर पे प्रवृत्ति और विशेषता दोनों मूल रूप में एक अलग शब्द है, मगर प्रश्न जब पूछा जाता है कि छायावादी काव्य की विशेषताएं क्या है या छायावादी काव्य की प्रवृत्ति क्या है, तो ये इसका आंसर लगभग दोनों का सेम होगा। मैं शब्द का विश्लेषण कर दूं जरा। जैसे प्रवृत्ति कहते हैं तो वृत्ति में प्र उपसर्ग लगा है तो प्रवृत्ति बना है, तो इसका मतलब है कि वृत्ति का मतलब होता है पेशा। पेशा मतलब उसका जो कार्य व्यापार है, और विशेषता के अंतर्गत ही वही सारी चीज़ें आती है कि उसकी जो अच्छे पक्ष क्या हो सकते हैं हम उस पर बात करते हैं। तो कार्य व्यापार से ही अच्छाई का भी पता चलता है, तो इसलिए इसको मिला जुला के हम देखते हैं, मगर है ये मूल रूप में दोनों अलग अलग चीज़ मेरे ख्याल से। तो हम फिलहाल प्रवृत्ति और विशेषता को यहाँ मिला कर पढ़ते हैं, क्योंकि एक काल विशेष की बातें हैं, तो उसकी जो प्रवृत्ति है और विशेषता है इसको हम और आगे जाके दूसरे वीडियो में हम इसको अलग करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरे पास जो एकदम संक्षिप्त में आपके लिए, आपके नोट्स के लिए, आपके छोटी सी तैयारी के लिए, बहुत विस्तृत तैयारी नहीं कहूँगा मैं, आप बीए और एमए के लिए इसकी तैयारी करेंगे तो ये छोटी तैयारी कही जाएगी। तो इसके लिए मैंने एक जर्नल का अंश आपके सामने रखा है। हम लोग को हालांकि टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। मैंने जो पिछले वीडियो में लाया था आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, डॉक्टर नामवर सिंह की किताब का मैंने साझा किया था, तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई टेक्स्ट पे ही बात करूँ, मगर चूँकि छात्रों की डिमांड थी कि सर पॉइंट आउट करके कुछ हमें सटीक नोट्स दिए जाएं या फिर इस पे बातें की जाए, तो आपके मांग के मुताबिक मैं फिर से अलग वीडियो पे आया हूँ, तो आप इसे देखने की कोशिश करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि छायावाद क्या है, तो इस पे एक लंबा 26 मिनट का हमारा वीडियो था, जिसको आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं। अगले वीडियो में, आज के वीडियो में यानी पार्ट 2 में आप ये कहेंगे कि छायावादी काव्य की विशेषता क्या है, इसे हम पढ़ेंगे। तो आइए इसमें देखें कि ये हमारा छायावादी काव्य की विशेषता यहाँ पर है, तो इसको हम आज को हाईलाइट करेंगे। छायावादी काव्य विषय वस्तु और शैली दोनों ही दृष्टियों से अपने पूर्ववर्ती काव्य से अलग है। इस काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण निम्न शीर्षकों से किया जा रहा है। एक है आत्माभिव्यंजन। आत्माभिव्यंजन इस शब्द का मतलब है कि अपने आप की अभिव्यक्ति का जो व्यंजन है, मतलब कि अपने स्व का जो अभिव्यक्ति है, इसको हम आत्माभिव्यंजन में रखते हैं। अब तक जो द्वैतयुगीन साहित्य थे या फिर उससे पूर्ववर्ती जो साहित्य लिखे गए थे, आधुनिक काल में मैं द्वैतयुग की बात करूँगा कि उसमें समाज प्रमुखता, एक इतिवृत्तात्मकता थी जिसमें कि स्व नहीं था। इस कविता आंदोलन में मुख्य रूप से यही बातें आती है कि इसमें कवि ने मैं की शैली अपनाई। कविता में मैं क्या हूँ, मैंने क्या भोगा, इसको दिखाने की कोशिश की। वे जो जी रहे हैं उनका जो जीवन है वो दूसरों से जुड़ जाता है। अब आप कहेंगे कि जैसे सरोज स्मृति की कविता है, तो वो निराला की अपने जीवन की कथा है। फिर इसी तरह जब पंत कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि, तो वियोगी जो कहते हैं वो वियोगी कौन है, तो खुद पंत है। तो आत्माभिव्यंजन की बातें आती है, तो मैं इसी को पढ़ता हूँ यहाँ पे। छायावादी कवियों ने काव्य की विषय भूमि, विषय वस्तु को अपने व्यक्तिगत जीवन से ही खोजने का प्रयास किया। अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं और व्यक्तिगत भावों को उन अनेक छायावादी कवियों ने काव्य वस्तु बनाया। छायावादी
कविता में वैयक्तिक सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई। प्रसादकृत आंसू काव्य और पंतकृत उच्छ्वास नामक कविता इस कथन के समर्थन में पेश की जा सकती है। पंत जी ने अपनी प्रिया को मन मंदिर में बसाकर उसे पूजने का उल्लेख निम्न पंक्तियों में किया। पंक्ति है, विधुर उसके मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी, मूंदे दुहरे दृग्द्वार। ये पंत की रचना है। विधुर मतलब आप जानते हैं, मृदु भाव मतलब कोमल भाव, मीठे भाव, नित मतलब रोज, नव मन नया, श्रृंगार मतलब जानते हैं आप, कुमारी मतलब कुमारी कन्या। ये है मुँह दोहरे दो, दृग मने आँख। ये फिर है, निराला की कई रचनाओं में उनके व्यक्तिगत जीवन की सत्य का प्रकटीकरण हुआ है। राम की शक्ति पूजा में राम की हताशा निराशा में कवि के अपने जीवन की निराशा भी व्यक्त हुई है। उन्हें जीवन भर लोगों के जिस विरोध को झेलना पड़ा उसकी अनुगूंज भी निम्न पंक्तियों में दिखती है। धिक जीवन जो पाता आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। निराला की राम की शक्ति पूजा की ये पंक्ति है। और भी जो सरोज स्मृति में वे लिखते हैं कि संपादक गण निरानंद, ऐसी बातें, तो ये निराला लिखते हैं इस तरह से, उसमें उनके जीवन का मैं है। उन्होंने निराला ने एक जगह कही भी है कि मैंने मैं शैली अपनाई है। तो कविता में जो मैं शैली की बात है बिल्कुल नई बात थी। फिर है सौंदर्य चित्रण के मामले में ये कविगण जो हैं, ये जो चारों स्तंभ हैं छायावाद के, बिल्कुल अलग रहे हैं और सबसे अलग रहे हैं। पिछले कवियों की तुलना में इनका जो सौंदर्य बोध है यह बहुत ही लाक्षणिक है और प्रतीकात्मक है, व्यंजना से भरपूर है। अब लाक्षणिक क्या होता है? लाक्षणिक का मतलब होता है लक्षण पर आधारित। मतलब मैं एक कहूँ कि जितने मुहावरे हैं आप देखते हैं, कुछ एक मुहावरे ऐसे हैं जो लाक्षणिक होते हैं। हाँ, मुहावरे अक्सर लाक्षणिक ही होते हैं। अब एक है व्यंग। जब अभिधा का मतलब होता है, शब्द शक्ति में हम जाएंगे तो अभिधा का मतलब होता है जिसका जो कहा जाए वक्ता द्वारा और जो समझा जाए आम जन द्वारा, उसी रूप में शब्द सपाट अर्थ दे तो उसको अभिधा कहते हैं। लक्षणा कहते हैं जब शब्द सपाट अर्थ ना दे करके विशेष अर्थ दे, हाँ, उसको लक्षणा हम कहेंगे। और जो जिस शब्द से या जिस वाक्य से हम एक व्यंग की स्थिति व्यंजना कहलाती है, तो व्यंगार्थ व्यंजना को कहते हैं। तो यही तो कवियों ने यहाँ क्या किया है, उन्होंने लक्षणा और व्यंजना में अपनी बातें कहने की कोशिश की है। फिलहाल मैं सौंदर्य चित्रण के बारे में बात कहूँ कि छायावादी कवि मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म और उदात्त है। सौंदर्य चित्रण में उनकी वृत्ति बाह्य वर्णनों में उतनी नहीं रमी जितनी आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में एवं दशाओं के वर्णन में रमी। नेत्रों के सौंदर्य एवं उसके प्रभाव की व्यंजना निम्न पंक्तियों में प्रसाद जी ने अत्यंत लयपूर्वक किया है। ये प्रसाद जी की कविता यहाँ है, इसमें थोड़ा आकर्षक ढंग से प्रसाद जी ने की है। कमल से जो चारों दो खंजन प्रथम, पंख फड़कना नहीं थे जानते, चपल चोखी चोट कर अब पंख की, विकल करते भ्रमर को आनंद से। ये प्रसाद की पंक्ति है। आगे की कविता में है, शारीरिक अंगों की कांति का वर्णन भी वे बड़े आकर्षक ढंग से करते हैं। कामायनी में प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन निम्न रूप से किया है। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो ये जो कविता है तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है प्रसाद की। तो हम इसे देखेंगे कामायनी में। फिलहाल है तीसरा स्टेज है जो उनकी छायावादी रचनाओं में हम देखते हैं। एक है श्रृंगार निरूपण। द्वैतयुगीन कविता में श्रृंगार निरूपण बहुत कम हुआ है। जहाँ हुआ है वह भी बहुत मर्यादित ढंग से हुआ है। ये सच है कि श्रृंगार निरूपण जिस तरह से एक मिनट
कहते हैं द्विवेदी युगीन कविता में श्रृंगार निरूपण बहुत कम हुआ है, जहाँ हुआ भी है वहाँ बहुत ही मर्यादित रूप में है। छायावाद में आकर कविता में पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग एवं वियोग के दोनों पक्षों का आकर्षक चित्र प्रस्तुत किया। निराला ने जूही की कली नामक कविता में प्रकृति के प्रतीकों से प्रेम व्यापारों का निरूपण किया है। निरूपण मतलब क्या है? वर्णन। निरूपण माने उसकी अभिव्यक्ति की है। जहाँ कठिन शब्द होंगे हम उस पर बात करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि निराला ने लिखा है, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार दे सारी झकझोर डाली। ये मानसल प्रेम इसको कहा जाता है। थोड़ा एकदम बिंब जो है बहुत ही स्पर्श बिंब का भाव इसमें है। तो ये श्रृंगार निरूपण की पराकाष्ठा है, जहाँ पे निराला की हम ये पहली कविता में देख पाते हैं इसे। फिर है पंत के काव्य में प्रेम और श्रृंगार का वर्णन भी बड़ी सहज अभिव्यक्ति के साथ हुआ है। प्रिया का जो आकर्षण है मन को पागल कर देता है। वे कहते हैं पंत, तुम हो लावण्य मधुरिमा जो असीम सम्मोहन, तुम पर प्राण निछावर करने पागल हो उठता मन, नहीं जानती क्या निज बल तुम, निज अपार आकर्षण। यस, तो कितनी अच्छी कविता है। मधुरिमा माने उसकी जो माधुरी है, सम्मोहन मतलब जो खींचे। हाँ, तो ये निज माने अपना बल, निज अपार आकर्षण। कितनी सहज है और कितनी अच्छी कविता है। वियोग श्रृंगार के अति भव्य चित्र प्रसाद कृत आंसू में भी उपलब्ध होते हैं। प्रिया के वियोग से मन की विकलता को जिस तीव्रता के साथ प्रसाद व्यक्त करते हैं वह है, झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नारिद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने घेरा डाला, रो रो कर शिशक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। कवि और पंत ने भी वियोग व्यथा का मार्मिक वर्णन अपनी कविता में किया है। उन्होंने कविता का जन्म ही वो वियोग से मानते हैं और वे कहते हैं एक जगह, देखिए यहाँ से है, कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि। ये है, उन्होंने वियोग से कविता की उत्पत्ति मानी है। कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। मतलब कहने का कि कवि जो होगा पहला, जो सृष्टि में जो पहला कवि होगा, कभी हुआ होगा, तो वह वियोगी होगा। किसी न किसी के वियोग में वह तड़प रहा होगा। आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी बह रही होगी कविता अनजान। मतलब इतनी सूक्ष्म कविता है और एकदम तीव्रता को पूरी तरह व्यक्त करने वाली रचना है ये। फिर है प्रिया का ध्यान हृदय में वेदना की कसक उत्पन्न कर उसे अधीर कर देता है। कहते हैं पंत, तड़ित सा सुमुखी तुम्हारा ध्यान, प्रभा के पटल मार उर्चीर, गूढ़ गर्जन कर जब गंभीर, मुझे करता है अधिक अधीर, जुगनुओं से उड़ मेरे प्राण, खोजते हैं तब तुम्हें निदान। पंत की कविता है। हम देखते हैं छायावादी कविता में नारी भावना जो है बहुत ही अच्छी उसमें भावना है। नारी के प्रति कविता में है कि नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उनके सम्माननीय स्थान को प्रतिष्ठित किया है। रीतिकालीन कवियों ने नारी को विलास की वस्तु और उपभोग की सामग्री मात्र माना, जबकि छायावादी कवियों ने उन्हें प्रेरणा का पावन उत्स मानते हुए गरिमा प्रदान की। वह दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी है और अपने इन गुणों के कारण श्रद्धा की पात्र है। प्रसाद लिखते हैं कामायनी में, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये नारी भावना है प्रसाद जी की। पंत ने भी लिखा है इस तरह, पंत ने देवी माँ सहचरी प्राण कहकर नारी के प्रति अपने आदर को व्यक्त किया है।
प्रसाद के हृदय में नारी का बहुत ऊंचा स्थान था। निम्न पंक्ति में उनके विचारों को जाना जा सकता है। सॉरी, यहाँ प्रसाद नहीं होगा, पंत जी होना चाहिए। तुम देवी आह कितनी उदार, वह मातृमूर्ति है निर्विकार। हे सर्व मंगले तुम महती, सबका दुख अपने पर सहती। सच में एक माँ के रूप का वर्णन या फिर एक स्त्री के रूप का वर्णन हर रूप में देखें तो वह देती है। उनका जीवन ही किसी के पोषण और पालन के लिए होता है। फिर निराला ने भी नारी को पुरुष के हृदय में आशा का संचार करने वाली शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। राम की शक्ति पूजा में राम के निराश हृदय में सीता की स्मृति मात्र से आशा का संचार होते दिखाया गया है। कहते हैं निराला, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनिया कुमारी का छवि अच्युत। ये राम की शक्ति पूजा की पंक्ति है। और हम अगर एक बात देखें कि राम की शक्ति पूजा में आवाहन किसका करते हैं, निराला जो आह्वान करते हैं वो तो खुद देवी का आह्वान करते हैं। 9 रात की पूजा जो होती है उनकी, जिसमें कमल दल चढ़ाया जाता है, उसमें देखिए कि राम अपने नयनों को चढ़ाते हैं कमल के अभाव में। तो कमल के अभाव में अपने नयनों को तीर से बींध कर चढ़ाने की जो बात वो करते हैं अंततः, ये किस तरह की उत्सर्ग की भावना है। एक आँख किसका परिचायक है, दृष्टि का परिचायक है, और उसी दृष्टि को किसी के चरणों में सौंपने की बात करते हैं निराला। तो ये बहुत ही बेमिसाल चीज़ है यहाँ पर, इसका कोई जोड़ नहीं है पूरे हिंदी साहित्य में। फिर हम देखते हैं कि हिंदी छायावाद में कि रहस्य की भावना बहुत बलवती है, और रहस्य पे हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, तो इसमें हम देखें छायावादी कविता में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी प्रमुख रूप से उपलब्ध होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी कारण छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। पिछले वीडियो में ही हमने कहा था कि रहस्यवाद का उन्होंने सीधा अर्थ माना है कि ये कुछ और नहीं है बल्कि रहस्यवाद ही है। ये प्रायः सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव प्रकट किया है। पंत की मौन निमंत्रण कविता इसकी अभिव्यक्ति का सुंदर नमूना है। पंत ने क्या लिखा है इस कविता में, देखें कि न जाने कौन आए द्युतिमन, न जाने कौन आए द्युतिमन, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान, छिद्रों में गान। न जाने कौन आए द्युतिमन, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। तो छिद्र मने एक रोम रोम में जो है गान फूंक देता है। कौन फूंक देता है? तो ईश्वर या परमात्मा, या फिर वह कौन सी सत्ता है जिसके बारे में कभी ऐसी बातें करता है, इसके बारे में कोई स्पष्ट चीज़ें नहीं है यहाँ, मगर वह प्रेम से लबरेज है। कुछ भी है तो, चाहे वो ईश्वर है या चाहे वो कोई विशेष सत्ता है। आगे देखें हम, प्रसाद जी ने कामायनी में स्थान स्थान पर उस अज्ञात सत्ता के अस्तित्व का बोध कराया है। पता नहीं वह अज्ञात सत्ता कौन है, कैसी है और क्या है। फिर कहते हैं यहाँ पर प्रसाद जी के शब्दों में है, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। ये जो रहस्य है, ये रहस्य अंततः एक साधक के मन में बना ही रह जाता है। आज तक जितने लोगों ने अपने मैं को खोजा है, उन्होंने स्वयं इसका साक्षात्कार कर लिया है, तो इसको बोलने में वे असमर्थ रहे हैं। तो प्रसाद जी भी ऐसा ही कुछ कहते हैं। वो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, वास्तव में वह अपने की अभिव्यक्ति, जैसे गूंगा गुड़ खा के कहते हैं, ऐसा प्रतीक है कि जैसे गूंगा गुड़ खा के नहीं बोल पाता है कि उसका मिठास कैसा है, तो ठीक वैसे ही कुछ भाव भूमि इस तरह की चीज़ों में तैयार होती है। निराला की तुम और मैं कविता में उस परमात्मा के अनेक प्रकार से संबंध जोड़े गए हैं परमात्मा से। यदि वह हिमालय है तो मैं उससे निःसृत होने वाली गंगा, यदि वह हृदय के भाव है तो मैं उससे जन्म देने वाली कविता। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। निराला कहते हैं छायावादी कविता प्रकृति के कुशल चितेरे
जो छायावादी कविता है, इसमें हम प्रकृति चित्रण का भी बहुत ही शानदार नमूना देखते हैं। तो ये इसके जो कवि हैं ये प्रकृति के चित्रकार हैं। हम खुद कहते हैं कि जो पंत हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, उनको कहते हैं प्रकृति कुमार नाम से हम संबोधित करते हैं। छायावादी कविता प्रकृति के कुशल चितेरे के रूप में स्पष्ट करती है अपने को। इन कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप करते हुए उसे हंसते रोते हुए दिखाया है। कैसे है हम देखें उदाहरण। अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, ओश के आंसू नीलाकाश। ये प्रकृति चित्रण का अद्भुत नमूना है। यहाँ वायु को ठंडी सांस भरते हुए, आकाश को रोते हुए दिखाया गया। पंत जी ने तो प्रकृति को ही अपनी काव्य प्रेरणा माना है और वे प्रकृति सौंदर्य को नारी सौंदर्य पर वरीयता देते हैं। मोह नामक कविता में वह स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि नारी सौंदर्य में आकर्षण होता है, पर वह इतना नहीं जितना प्राकृतिक सौंदर्य की उपेक्षा करवा सके। तो पंत कहते हैं, ये सच में बहुत ही अच्छा उदाहरण है। कहते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया। द्रुम मतलब पेड़ पौधे, लता पता। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, मीठी छाया। तोर प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। बाले बालिका, प्रेमिका, बाल जाल बालों का, गेशु जो भी कहे आप, कैसे उलझा दूं लोचन माने आँख। फिर इसकी विशेषता 7वीं है कि दुख और वेदना की विवृति, मतलब दुख और वेदना की जो अभिव्यक्ति है, उसका जो भाव है व्यक्त हुआ, ये छायावादी कविता में हम बहुत अच्छे से देखते हैं। और कहते हैं छायावादी काव्य में दुख और वेदना का भाव की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी को वेदना की ही कवयित्री कहा जाता है। वे अपने वेदना विवल हृदय की तुलना मेघ खंड से करती है, बदली से करती है और कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नव का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उम्री कल थी मिट आज चली। ये है महादेवी वर्मा की रचना, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता से। तो हम देखें कितनी तीव्रता है, कितनी तीव्रता है। मैं इसको एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगा। विस्तृत नव का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उम्री कल थी मिट आज चली। बादल को देखें आप कि बादल जब आकाश में छाता है तो यहाँ बदली की बात है, बादल के स्त्रीलिंग रूप की चर्चा है। तो पूरे आकाश में कोई भी कोना बादल का अपना नहीं होता है जहाँ से वो निकले और वहीं का रह जाए। मेरा न कभी अपना ना, कोई कोना कभी भी बादल का अपना नहीं होता है। परिचय इतना और इतिहास यही है बादल का या बदली का, उमड़ी थी कल और अब मिट के आज चली जाती है, दुनिया को सींच के चली जाती है, महादेवी कहती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि दुख और वेदना कितनी है, और इस वेदना में उर्वरता इतनी है कि वह दुनिया को सींच देती है और अपना अस्तित्व मिटा देती है। ये कविता महादेवी वर्मा की सबसे लोकप्रिय कविता है। आपने कहीं न कहीं इस कविता को जरूर पढ़ा ही होगा। आगे देखें। महादेवी वर्मा के गद्य पद्य में जो दुखवाद और करुणा के भाव दिखाई पड़ते हैं वे बौद्ध दर्शन के प्रभाव स्वरूप माने जा सकते हैं। प्रसाद के आंसू काव्य में भी वेदना की ही कहानी है। उन्होंने अपनी पीड़ा को ही काव्य के रूप में अभिव्यक्त किया है। कहते हैं प्रसाद, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ये प्रसाद की पंक्ति है। पंत ने परिवर्तन कविता में स्वीकार किया है कि संसार में दुख की अधिकता है, यहाँ शांति जीवन पर्यंत प्राप्त नहीं हो सकती। कहते हैं वे, यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु, अरे जग है जग का कंकाल, वृथा रे यह अरुण चित्कार, शांति सुख है उस पार, शांति सुख है उस पार। यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु। सुमेरु मतलब सुमेरु पर्वत है, या सुमेरु माला जब घूम के अपने उस जगह पे पहुंचती है जो कि एक फूल के पास एक मनका रहता है, तो उसको गिना नहीं जाता है। कहा जाता है कि माला को जब हम इधर से गिनते हैं तो यहाँ तक आके वो समाप्त हो जाती है। तो जो सुमेरु है
यानी वो जो उस माला का मुख्य मनका है, जो कि माला को पूरा घूमने से रोकता है, तो उसको सुमेरु कहते हैं। सरसों, सरसों वृथा माने व्यर्थ, अरुण चित्कार, अरुण माने युवा। अब देखें आगे, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। ये हम देखते हैं इस कविता में बहुत ही गहराई से है। हालांकि बहुत सारे आलोचकों ने ये कहा है कि छायावादी कविता इस तरह की कविता है कि जब देश गुलाम था, पराधीन था, तब यहाँ के ये जो कवि हैं हृतंत्री का तार बजाया करते थे, ऐसा आरोप है। मगर नामवर सिंह कहते हैं कि जो ऐसा आरोप लगाते हैं असल में वो आलोचकों की सीमा है। हाँ, तो ये कविता राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति भी दर्ज करती है। मैं पढ़ लेता हूँ आगे, फिर मैं इस पे और भी बात करूँगा। छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के स्वर भी मुखरित हुए हैं। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जो गीत योजना की है उसमें राष्ट्रीय भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने भारत के अतीत गौरव के चित्र अंकित करते हुए देश की महिमा का बखान किया है। कहते हैं, अरुण या मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। पूरी दुनिया में मैं एक उदाहरण बताऊं कि पारसियों को जब कई जगहों से अवहेलना झेलनी पड़ रही थी, तो यही एक देश है। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि पारसियों के समुदाय को बसाने वाला हमारा देश है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। हाँ, बहुत सारी दुनिया में जो संस्कृति है उसमें बौद्ध धर्म का प्रभाव हम देखते हैं। शांति और करुणा की जो बात बुद्ध करके गए हैं वो दुनिया के 28 देशों में कैसे गई, तो ये उसी सहारे की चर्चा यहाँ कवि करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के गीतों में राष्ट्रभक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर है। पुष्प की अभिलाषा में, हालांकि माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है कि वे कवि हैं ये छायावाद के, पर उनको उन 4 लोगों के में नहीं रखा जाता है, चातुष्ट में नहीं रखा जाता है। वे कहते हैं, हालांकि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। और मैं राष्ट्र प्रेम की जब बात होती है तो मैं निराला की एक कविता से आपको याद दिलाना चाहूँगा। वे जागो फिर एक बार नामक कविता में लिखते हैं, जागो फिर एक बार, सिंह के मांद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। तो किसके जागरण की बात कर रहे हैं? वो भारतीयों के जागरण की बात कर रहे हैं। भारतीयों को सिंह कह रहे हैं और स्यार कह रहे हैं अंग्रेजों को। तो इस तरह की बातें हैं। फिर जब हम उनकी जो कविता है वर्दे वीणा वादनी, उसमें भी कहते हैं वे, आप ध्यान से पढ़ेंगे वहाँ भी पहले है भारत में भर दे, फिर है संपूर्ण जग में, जग की बात भी करते हैं उस कविता में। फिर अंतिम पंक्ति में कहते हैं, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मद्र रव, नव नव के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वर्दे वीणा वादिनी वर्दे। ये नया स्वर जो देने की बात कर रहे हैं, नया ताल नया छंद जो देने की बात कर रहे हैं, वो किसको कह रहे हैं? वो असल में ये कह रहे हैं भारतीयों के लिए। भारतीयों के लिए भी नहीं, पहले भारतीयों के लिए, फिर वैश्विक लोगों के लिए। पहले अगर आपको अमृत मिलना है तो पहले आप चाहेंगे अमृत, और फिर उससे दुनिया अपलावित हो, यह कवि की वहाँ कामना है। फिर हम देखें इसकी शैलीगत प्रवृत्ति क्या है। छायावादी काव्य की जो विषय वस्तु और शिल्प है, दोनों ही दृष्टियों से वहाँ नवीनता का हमें आग्रह दिखता है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, प्रतीकात्मक शैली है, उपचार वक्रता है और नवीन अलंकार विधान के कारण इस काव्य में शिल्पगत नवीनता दिखाई पड़ती है। पंथ को अग्र पंक्तियों में प्रतीकात्मकता एवं लाक्षणिकता के कवि के रूप में हम देख सकते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। पंत कहते हैं। मेरे ख्याल से ये कविता परिवर्तन कविता का अंश है।
मैं करेक्ट कर दूंगा या कभी आप करेक्ट कर लें इसको। ये है इसकी शैलीगत जो प्रवृत्तियां हैं, और भी है शैलीगत प्रवृत्तियों में हम देखते हैं बिंब विधान की जो भाषा है, बिंब विधायनी भाषा छायावादी कवियों के पास है। बिंब विधायनी मतलब क्या? बिंब मतलब जैसे कि जब आप कविता को पढ़ते हैं तो कवि के दृष्टि से आपको दिखता हुआ संसार मालूम होगा, इसको कहते हैं चाक्षुष बिंब, स्पर्श बिंब। जो हमने पीछे निराला की जो कविता पढ़ी थी अभी, जूही की कली, उसमें स्पर्श बिंब है। तो ऐसे जितने भी बिंब हैं हम देखते हैं कि शैलियों में बिंब की बातें काफ़ी है। अलंकार, नए नए अलंकारों का प्रयोग है और लाक्षणिक भाषा में प्रयोग है। प्रतीकात्मकता बहुत अधिक है। छायावादी कविता इस मामले में बेमिसाल है पिछले अपने युगों के बाद। और एक बात और मैं बताऊं कि छायावादी कविता की जो और भी एक नई विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि छायावादी कवियों ने हिंदी साहित्य में नए नए शब्दों का इस्तेमाल किया और उनका जो वो नया शब्द था वह पहले की तुलना में बिल्कुल अलग था।